दोनों घर लौटते समय अपने रिलेशनशिप को सबसे छुपाने के लिए कोड वर्ड में बात करने का डिसाइड करते हैं कि ऐसे इनका काम भी बन जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं कि जब भी इन दोनों को एक दूसरे से आई लव यू बोलना होगा कि वो दोनों एक दूसरे को बोलेंगे आई नीड यू आनो, आई नीड यू डू जिफेंग। चाओ जीहान को लेकर आजकल हवाओं में उड़ रहा था। आनो को ऑफिस आकर बताता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जीहान का कन्फेस घर से निकलकर बस रास्ते पर ही पहुंच चुका है, किसी भी वक्त मेरे हार्ट के डोर पर नॉक करने वाला है। आनो इसको बोलती है कि अबे चिपटू बकलोल कहेंगे, तुझे कैसे पता इसके बारे में? तो बोलता है क्यों, तुमने अपनी बेंटो की जैसी आंखों से कभी नहीं देखा कि कैसे जीहान का बिहेवियर मेरे लिए 180 डिग्री से टर्न होकर 360 डिग्री हो गया है, मेरे से कितने अच्छे से बात करती है, मेरी केयर करती है अब। जिसे सुनकर आनो बोलती है कि हाँ कुछ कुछ आइडिया तो मुझे है, और फिर इसको बोलती है कि कांग्रेचुलेट ब्रो। इसको शेख चिल्ली की जैसे प्लान बनाते हुए बोलता है कि मेरे को लगता है फिर मुझे ना इस ऑफिस से रिजाइन कर देना चाहिए, क्या ख्याल है? वो बोलती है कि ऐसा क्यों है, तुम्हारे कन्फेस और लव से इस ऑफिस से रिजाइन करने का क्या मतलब है? तो बोलता है कि जीफेंग को आखिर ऑफिस रोमांस पसंद जो नहीं है, याद नहीं है कैसे मेरी तुम्हारे साथ सिर्फ एक हग करने पर इतना गुस्सा हो गया था, और जीहान जब मुझसे कन्फेस करेगी तो हम दोनों के बीच में हग से भी आगे इधर उधर कुछ निकल गया तो वो तो मेरी इज्जत की तजिया ही सबके सामने उतार कर रख देगा। आनो इसको डरते देखकर चुपके से जीफेंग को कॉल लगा देती है और इसको बोलती है कि अब देखना जीफेंग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ऑफिस रोमांस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये एक ऑफिस है, कोई रोमांस बूथ थोड़ी ना है। चाओ इसकी ऐसी बातें करते सुनकर बोलता है कि क्यों, वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है क्या जो अपना माइंड चेंज करेगा? तो चाओ हैरान होते हुए बोलता है कि और किसी को ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं है और न ही कोई किसी को टच कर सकता है, और लास्ट पर इससे पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या जीफेंग सिर्फ तुम्हें हग कर सकता है और किसी को नहीं? तो वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही समझो, पर जीफेंग तुम्हें टच कर सकता है, ऐसा क्यों? तो आनो फौरन से बोलती है बिकॉज आई नीड डूजीफेंग, और डूजीफेंग जो कि दूसरी तरफ से इनकी सभी बातें सुन रहा होता है उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। चाओ को इसका हवा में रोमांटिक स्टाइल देखकर और इसकी बातें सुनकर वोमिटिंग होने लगती है कि ये कौन सा नया ट्रेंड है, और इससे बोलता है कि तुम इतने रोमांटिक तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारे सामने खड़ा हो। तो इसको बोलती है कि तुम्हें क्या पता वाकई में वो मेरे सामने ही हो। चाओ इसको इधर उधर ढूंढने लगता है कि कहाँ है कहाँ है, और वो मन में बोलती है कि यहाँ है यहाँ है, मेरे लिए तो हर जगह है। और दूसरी तरफ जीफेंग की इनकी बातें सुनकर तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। शिंग यान नाना के लिए रैबिट गिफ्ट लेकर आया था जो कि इसको बहुत पसंद आता है। जब वो इसके रूम में देखने आता है कि इसको गिफ्ट कैसा लगा है तो डोर के पीछे छुपकर खड़े हो जाती है और फिर इसको आकर हग करके बोलती है इतने वंडरफुल गिफ्ट के लिए थैंक्स माय लिटिल सनशाइन। आनो और जीफेंग मिलकर अंकल डू को मिस फैंग के कहने पर घर पर खाने के लिए लाते हैं। मिस फैंग ने इनके सभी फेवरेट डिशेस बनाई होती हैं, जिनमें से एक डिश का टेस्ट अंकल डू को अच्छे से याद होने का सुनकर मिस फैंग हैप्पी हो जाती है कि थैंक्स गॉड कुछ तो है जो कि अभी इनको मेरी तरफ से याद है, फिर चाहे वो किसी डिश का टेस्ट ही क्यों ना हो, मेरे लिए तो यही बहुत है। और वो अंकल डू को ये वाली डिश और सर्व करने लगती हैं और अंकल डू भी इनको अपने साथ शेयर करके खाने का बोलते हैं, और सबके मिलकर खाना एंजॉय करने के बाद रात को आनो अंकल डू को इनके घर के बैकयार्ड दिखाने ले जाती है। और अंकल डू जो कि इससे बोल रहे थे कि आनो मुझे पता नहीं है मेरी मेमोरीज कब वापस आएंगी और इन सब की काइंडनेस को न जाने मैं कैसे रिपे कर पाऊंगा, जिसे सुनकर आनो इनको बोलती है कि एक तरीका है अंकल आपके पास, और फिर इनको बताती है कि आप दोनों ने मिलकर अपनी 30th वेडिंग एनिवर्सरी पर दोबारा से वेडिंग फोटो शूट लेने का प्लान किया था, जिसे आपके लौटने के बाद जीफेंग पूरा करना चाहता है। तो आप जीफेंग की हेल्प करके इनकी सभी काइंडनेस और हैप्पीनेस को रिपे कर सकते हैं, और अंकल डू मान जाते हैं। और मिस फैंग के साथ आते जीफेंग को देखकर बोलती है कि चलो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और इन दोनों को अकेले छोड़कर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जीफेंग अंकल डू के मान जाने का सुनकर इसको थैंक्स बोलता है, इसको हैप्पी देखकर ब्लश करते हुए बोलती है अभी मेरे पास तुम्हारी बॉडी को भी हैप्पी हैप्पी करने के लिए कुछ है। और जीफेंग के मन में तो तितलियां उड़ने लगती हैं, जिसको सुनकर जीफेंग को लगता है कि भाई अपने रूम में ही मम्मी डैडी के घर पर होते हुए सरेआम इज्जत लूटने वाला है लौंडा क्या। और इसके कहने पर डरते डरते जाकर बेड पर बैठता है, और फिर इसके कपड़े उतारने का बोलने पर इसके तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि अब बहुत मजा आने वाला है। सब इतनी जल्दी जल्दी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। कोई नहीं इज्जत तो आने जाने की चीज है, पर मजा तो फिर मिले ना मिले। फिर वो इसको बेड पर धक्का मारकर ऊपर और थोड़ा ऊपर और ऊपर खिसकने का बोलने लगती है, और वो भी इसकी सभी बातों को फॉलो करते हुए अपने मन में सोचता है कि
कि भाई लगता है कोई बड़ा हाथ मारने का इरादा लग रहा है लौंडे का मुझे तो, भाई ये करने वाला क्या है। और फिर इसको अपने पास बेड पर आकर अपनी शर्ट के बटन खोलते देखकर बोलता है, वैसे तो मेरे मन में भंगड़े लुडियाँ सब चल रहा है, पर मुझे लगता है कि तुम कुछ स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल रहे हो। अगर सच पूछो तो चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर थोड़ी और देर तक अपनी इज्जत को संभाल लेते हैं ना। तो वो इसकी बात सुनकर और रॉन्ग डायरेक्शन में जाते देखकर इसको धक्का मारती है और एक्साइटमेंट में बेचारे की बुरी हालत हुई होती है। पलटा खाते ही बेचारे का हाथ सीधा खुशी से लाइट के बटन को ऑफ करने पर जाता है कि चलो फिर लाइट बंद करके फुल मस्ती करते हैं और पार्टी का मजा लेते हैं। और ये क्या, इसका हाथ पड़ने पर जब चीखें निकलती हैं तो इसको बोलती है कि मैं तुम्हारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया हूँ, न कि जाया करने। और इसके मसाज करने से इस बेचारे की चीखें निकले जा रही होती हैं कि धत तेरे की, मैंने तो क्या क्या सपने देख लिए थे। और फिर फिलहाल के लिए इसको रोककर इसकी गोदी में सर रखकर बोलता है कि फ्यूचर में भी जब मुझे नीड होगी तो मसाज दोगे ना। तो वो भी आगे से बोलती है कि कैसी नीड, ये वाली नीड या फिर वो वाली नीड। तो बोलता है कि हर तरह की नीड। और पकड़कर फिर किसा किसी हो ही रही होती है कि अंदर आती मिस फैंग का दोबारा से इनको देखकर सांस ही गले में अटक जाता है। कोई इम्पोर्टेंट काम जो कि वो जीफेंग को बताने आ रही थी सब कुछ भूल भाल कर इन दोनों की तरफ बारी बारी देखती हुई यहाँ वहाँ आए बाएं शाही करती जा रही होती है। जीहन दोबारा से अच्छे से चाओ को इसकी बर्थडे के लिए स्पेशल ट्रीट करने के लिए इसके लिए केक ऑर्डर करवाती है, जिसको चाओ बहुत ही नायाब चीज समझकर चख चख कर खा रहा होता है। ये रोज रोज थोड़ी ना मिलती है इतना महंगे वाला केक। और फिर है भी जीहान की तरफ से, इसका तो टेस्ट ही सबसे अलग है। और जीहान भी इसकी हरकतें और बातें देखकर एंजॉय करते हुए मुस्कुरा रही होती है। शिंगयान के साथ कैफे के काउंटर पर बैठी नाना रैबिट के साथ खेलते हुए इसको अपना फेस इसकी तरफ लाने को बोलती है कि देखो इसने तुम्हें कुछ बताना है। और इसके चीक्स पर किस कर देती है और बोलती है आई लव यू माई लिटिल सनशाइन। शिंगयान का मन भी कर रहा होता है, पर इसके कुछ भी करने से पहले अंकल नान वहाँ पर वापस आ चुके थे। वो नाना के लिए कुछ चीजें लेकर आए थे, जिससे नाना को पता चलता है कि इसके डैड इसकी मोम की ग्रेवयार्ड पर गए थे। उसे ये देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है कि उसके डैड ने उसकी मोम को अभी तक याद रखा हुआ है। वो सब मिलकर मिस फैंग को बहाने से ड्रेस सिलेक्ट करवाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ मिस फैंग अनु का सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस चूज करती है। और तब इनके पास पहले से रेडी होकर अंकल डू आकर सरप्राइज देते हैं और फिर फौरन से इसको भी जल्दी से रेडी होकर आने को बोलते हैं कि इनको जीफेंग ने इन दोनों की विश के बारे में सब कुछ पहले से बता दिया है। जब वो दोनों रेडी होकर आ जाते हैं तो इनके ढेर सारे अकेले और फैमिली फोटोज क्लिक किए जाते हैं। फिर मिस फैंग अकेली दूर खड़ी आनो के पास उठकर जाती है और इसे भी अपने साथ आकर फोटोज क्लिक करवाने को बोलती है कि आफ्टर ऑल अब तुम भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और फिर सबकी इकट्ठी फैमिली फोटोज ली जाती हैं। जीफेंग और आनो जब अंकल डू को वापस मिस लू के घर पर छोड़ने जाते हैं, इनसे बातें करते करते अंकल डू को अचानक से याद आता है कि वो तो वेडिंग ड्रेस के कफलिंग अपने साथ ले आए हैं। वो इन्हें जीफेंग को देते हुए इन्हें वापस कर देने को बोलते हैं। और फिर इनको याद आता है कि इनके पास भी एक कफलिंग है। जब इनको रेस्क्यू किया गया था तो उन्होंने अपने हाथ में बहुत ही सख्ती से इस कफलिंग को पकड़ रखा था। उन्हें लगता है कि शायद जीफेंग को कुछ पता होगा। उन्हें लगता है कि शायद ये उनका होगा, जिसे देखकर जीफेंग इनको बताता है कि डैड ये कफलिंग आपका नहीं था, क्योंकि आपको तो कफलिंग लगाना पसंद ही नहीं है और न ही कभी आपने इतने एक्सपेंसिव कफलिंग कभी यूज किए थे। फिर वो तीनों मिलकर सोचने लगते हैं कि अगर अंकल डू का नहीं हो सकता है तो फिर ये किसका है और आखिर इसके अंकल डू के डिसअपीयर होने के साथ क्या लिंक है। तो यहीं पर 24th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।